जिस दिन हम संघर्षवादी बनेंगे और संघर्ष भी हमारा अपने नबी और अल्लाह के बताए रास्ते का हो और देश में संवैधानिक रास्ते से हो जो हमारे मौलिक अधिकारों में है, तभी हम अपने आप को बचाकर लेकर चलेंगे। मणिपुर हो या कहीं हो, वहाँ इंसान की जान जा रही है, यह तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन संविधान भी कुचला जा रहा है। इस पर भी विचार होना चाहिए। निकम्मी सरकार अगर आ जाए तो वतन का नुकसान होता है, और ये निकम्मी सरकार आई हुई है जो पूरे वतन का नुकसान कर रही है। और इस वतन के नुकसान को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई को तेज करें और बढ़ाने का काम। अगर वोट का डर है तो कार्रवाई रोक दी जा रही है, और नोट मिलने की उम्मीद दिखाई दे तो कार्रवाई की जा रही है। यहाँ वोट और नोट से आदमी को इतना चोट पहुंचाया जा रहा है कि आदमी छटपटा रहा है इंसाफ के लिए, लेकिन वोट इंसाफ नहीं देने दे रहा है और नोट इंसाफ को खरीद ले रहा है। तो आज के इस हालात में हम और आप क्या कहेंगे? हम आप यही कहेंगे कि अभी अदालत का मामला है, ज़्यादा कुछ कहेंगे तो आप जानते हैं डिफॉर्मेशन का मामला आ जाएगा और मानहानि के दावे आ जाएंगे। जिस देश की सरकारें देश के संविधान का सम्मान नहीं कर पाती है, देश के संविधान के अनुकूल अपने शासन को चला नहीं पा रही है, जो देश के संविधान के दिए हुए अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो ये बता दीजिए कि उन सरकार जो है मुसलमान की क्या हिफाजत करेगी जो संविधान की हिफाजत नहीं कर सकती। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ जानकार लोगों से मिलवाते हैं। कोशिश ये होती है कि जो कुछ खबरें आ रही हैं उसकी हकीकत बताने के लिए कुछ जानकार लोगों से आपकी मुलाकात हो, ताकि जो कुछ आपसे गोदी मीडिया छुपा रहा है वो सब आपके सामने आ जाए। डेमोक्रेसी में सारी हकीकतें, सारी खबरें सबके सामने रहें, तभी डेमोक्रेसी मजबूत कही जा सकती है। अगर खबरें छुपाए जाने का इंतजाम शुरू हो गया तो तानाशाही की तैयारी है, और हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। हालात दिन ब दिन अजीब हो रहे हैं। मुसलसल जिस तरह से कुछ वाकयात हो रहे हैं और वाकयात पर कैसे पर्दा डाला जा रहा है, उसकी ताज़ा मिसाल ये रेसलिंग फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हैं बृजभूषण शरण, जो बीजेपी के एमपी हैं, उन्हें बाहुबली कहा जाता है, और उनके खिलाफ इतने इल्जामात हैं। सिर्फ ये जो यौन शोषण के इल्जामात नहीं हैं, उसके अलावा भी बहुत से पहले मुकदमे हैं उनके खिलाफ। इतने देश भर में प्रोटेस्ट हुए, यहाँ जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उन्हें उखाड़ करके फेंक दिया गया। कितनी किसानों की महापंचायतें हुई मुजफ्फरनगर में, करनाल में, अलग अलग जगहों पर, और एक माहौल ऐसा बन रहा था जिस तरह से किसान आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ माहौल बन रहा था। इस बीच में बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई और एक चार्जशीट आई जिसमें उनके खिलाफ जो पॉस्को वाला केस है, चाइल्ड एब्यूज वाला, वो केस जो है उसमें क्लीन चिट दे दी गई। तो ये सब कुछ हो रहा है। अगर ये कोई आम आदमी होता तो गिरफ्तार होता, जेल में होता, लेकिन बीजेपी के एमपी हैं तो गिरफ्तारी का कोई नाम नहीं, कोई जिक्र नहीं। इस पर हम बात करेंगे, चार्जशीट में क्या हुआ, उनके खिलाफ इल्जामात को कैसे कमजोर किया, और जो पहलवान है उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है। और इसके अलावा एक और खबर आई है जो बहुत ही दिलचस्प है। गांधी खानदान से, नेहरू खानदान से जिस तरह से दुश्मनी ये आरएसएस बीजेपी वाले लोग निकाल रहे हैं, उसकी ताज़ा मिसाल नई दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, उसका नाम कर दिया गया है प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, यानी नेहरू का नाम नजर नहीं आना चाहिए। और ये नेहरू का जो ये लाइब्रेरी है जहां प्रधानमंत्री जी रहते हैं, उससे हार्डली 3-4 किलोमीटर के अंदर है, बहुत ही प्रोमिनेंट जगह नई दिल्ली में, तो इसका नाम बदल दिया गया है। इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान है
शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं, बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। हमारे रिक्वेस्ट पर वो टाइम दे देते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि आप तो अशआर के जरिए, कविता के जरिए बहुत सी बातें कह जाते हैं। अभी कोई बात आपके जहन में घूम रही हो कि यहाँ मुल्जिम भी वही, इंसाफ देने वाले भी वही, पुलिस भी उन्हीं के हाथ में, तो क्या कुछ है? देश को क्या नहीं बताया जा रहा है और क्या कुछ बताने की कोशिश हो रही है? देखिए, आपके दर्शकों का अभिवादन करें और उस अभिवादन के साथ साथ आपके प्रश्नों के तरफ आता हूं। सबसे बड़ी बात है काजमी साहब कि आपके मोहब्बत और आपके अखलाक को देखते हुए तबीयत भी ठीक रहे न रहे तो भी हमें तैयार हो जाना पड़ता है, इसलिए कि आप समाज को जगाने के लिए काम करते हैं, आप देश को सच्चाई बताने का काम करते हैं, आप हमें भी लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं और लोगों में आप वो जागरण देना चाहते हैं कि देश के अंदर क्या चल रहा है, इससे आप जाग जाइए। अभी जो आज 15 तारीख को जो चार्जशीट पेश होने का था, और ये चार्जशीट के पीछे बहुत सी चीजें थी, अगर उसके अंदर जाया जाएगा तो बड़ा लंबा समय लगेगा। कारण यह है कि प्रधानमंत्री का विदेश दौरा था और ये इंटरनेशनल मामला बन चुका था। प्रधानमंत्री सोचे कि अगर इसमें क्लीन चिट फिट अगर नहीं जाएगा तो विदेश में हमसे कोई ना कोई सवाल करेगा। हम यहाँ तो अपने आप को बचा करके निकल जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते हैं, लेकिन विदेश में अगर सवाल हुआ और हम उसका जवाब नहीं देंगे तो इसके दूसरे असर आएंगे। अब हमारे पास एक जवाब होगा कि कोर्ट में चार्जशीट पेश हो गया है और कोर्ट और इसको देखेगा, इसके लिए ये सारी चीजें की गई। रह गया ये कि सबसे बड़ी बात, आपसे एक बात बताएं, आज के दौर में एक शेर जो है बड़ा ये हो रहा है, मौजूद भी है कि अदल किस खेत की मूली है, अदालत क्या है। अदल किस खेत की मूली है, अदालत क्या है, रसूखात के सामने कानून की वक़्त क्या है। और इसी चीज को एक जमाने में देहाती भाषा में लोग कहा करते थे कि भाई सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। जब हमारा पति ही कोतवाल है तो हमें डर काहे का। आज बृजभूषण शरण सिंह के बारे में 29 मुकदमा पहले से ही है, जिसमें कत्ल से लेकर के बहुत सी चीजों के हैं, ये रेशनिंग के हैं। मामला ये है कि वो एमपी है और गोंडा के बाहुबली है, और गोंडा आपको मालूम है कि गोंडा से लगे हुए 4-5 जिले हैं। गोंडा से लगा बहराइच है, बस्ती है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है। तो इनमें इनके दबदबे चलते हैं, इनके खुद के हेलीकॉप्टर हैं, ये है वो है, और पूंजीपति हैं। आपको मालूम है कि ये अपने आप को धर्मवीर भी कहते हैं और सारी चीज करते हैं। हमारे सामने एक ही चीज दिखाई दे रही है कि इस देश में केवल 2 चीज की वैल्यू रह गई, बाकी वैल्यू हटता जा रहा है। अगर वोट का डर है तो कार्रवाई रोक दी जा रही है, और नोट मिलने की उम्मीद दिखाई दे तो कार्रवाई की जा रही है। यहाँ वोट और नोट से आदमी को इतना चोट पहुंचाया जा रहा है कि आदमी छटपटा रहा है इंसाफ के लिए, लेकिन वोट इंसाफ नहीं देने दे रहा है और नोट इंसाफ को खरीद ले रहा है। तो आज के इस हालात में हम और आप क्या कहेंगे? हम आप यही कहेंगे कि अब ये अदालत का मामला है, ज्यादा कुछ कहेंगे तो आप जानते हैं डिफॉर्मेशन का मामला आ जाएगा और मानहानि के दावे आ जाएंगे। लेकिन जो चीजें दिखाई देती हैं अगर न कहा जाए तो हमारी भी गिनती अंधों में हो जाएगी, क्योंकि जो चीज दिखाई दे और हम ना कहें तो इसका मतलब कि हम अंधे हैं। आप बता दीजिए कि जिस पुलिस पर हमारे जो आंदोलनकारी रेसलर थे उनको भरोसा ही नहीं था, वही पुलिस ने जांच किया। जिस पुलिस जब एफआईआर नहीं ले रही थी, वो पुलिस सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एफआईआर लेकर के उसको फंसाने का काम कैसे कर सकती है? अगर फंसा देगी तो ये खुद फंस जाएगी कि तुमने क्यों नहीं दिया था। हमारे देश के कानून में ये भी प्राविधान है कि अगर जिनविन केस को जिस अधिकारी ने लेने से इनकार किया, अगर कोर्ट के आदेश पर वो केस अगर दर्ज होता है और उस केस में सत्यता मिलती है तो उस अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने कि उसे लेने से इनकार किया। तो ये इतना बड़ा कलंक जो है दिल्ली की पुलिस क्यों लेने के चाहेगी? इसलिए वो कुछ भी जांच फांच करके
डाल दी। अब इनको जो करना है वो चुनौती देते रहे, अदालत में है। आज जानते हैं कि होता क्या है कि कितना देर में इंसाफ मिलेगा, कब मिलेगा। और हमारे यहाँ इंसाफ की तो बातें छोड़ दीजिए, एक आध जज ऐसे हैं जिनके ऊपर सरकार भी दबाव डाल रही है, वो बेचारे जो है कुछ न कुछ करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी एक आध उदाहरण दे करके चले गए हैं कि वो आस्था के नाम पर और किसी और नाम पर फैसला देकर राज्यसभा की कुर्सियां लेकर ये बता दिए हैं कि हम राज्यसभा के लिए इंसाफ को भी कलंकित करके जा सकते हैं। हम टाइटल सूट को जो है कंप्रोमाइज सूट बना करके कहीं भी डाल देंगे, चाहे कंप्रोमाइज हो या ना हो। हम आस्था का नाम और व्यवस्था के नाम पर कोई भी फैसला देने का काम कर सकते हैं, ऐसा हुआ है। लेकिन हम एक चीज जानते हैं कि शांति व्यवस्था के लिए हमें अगर अपना नुकसान भी उठाना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसको आदत में अगर ये बदल जाएगा तो ये सबसे बड़ी नुकसान है। कारण ये है कि अगर एक बार हम नुकसान सह ले, ये सोच करके कि देश की व्यवस्था में हम चाहते हैं कि शांति रहे, और शांति रहेगी तभी देश का विकास होगा, और हमारी खामोशी को कहीं वो बुजदिली समझने लगे और बुजदिली समझ करके हमारे और भी चीजों पे दावा करने लगे, जैसा कि होता जा रहा है। आप देख रहे हैं प्रयाग में एक मंत्री ने कह दिया कि निषाद किला है, उसके बाजू में मस्जिद है, तो मंत्री ने क्या कह दिया मालूम है कि अगर आप मस्जिद नहीं हटाते हैं तो रामनवमी के दिन हम तोड़कर फेंक देंगे। ये कौन सी बात है? ये अगर कोई बात अगर है धर्मनिरपेक्ष भारत में, जहां का संविधान हमें इक्वल राइट देता है, बराबर का सम्मान देता है, वहां पर इस तरह की बात मंत्री महोदय कहे और इस पर कोई शोकास नहीं लेता है। हम रिपोर्ट देने की बात तो छोड़ दीजिए, मुसलमानों ने तो ये तय कर लिया है कि हम इस देश में स्वाभिमान को बचाकर जी सकेंगे तो जिए, नहीं तो हम किसी से झगड़ा करने के मूड में नहीं है। नौजवान तबका है, एक आध बात आए बर्दाश्त नहीं करता है, लेकिन आज उसे भी समझा कर ये कहा जाता है कि बेटा जमाना के रविश के साथ माना तू बदलता है, जरा सी दाद पा करके घुटने पे उछलता है, हया के धूप में बेहयाई पल नहीं सकती, कभी तूफान में कागज की कश्ती चल नहीं सकती। जहां हिंदुत्व का तूफान चल रहा है वहां इंसाफ की कागज की कश्ती को तुम नहीं चला सकते हो। इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलने का काम करो, और चलने के बाद ही कोई रास्ता निकलेगा। तो आज का माहौल जो है डरा हुआ और भयभीत माहौल है। आज बता दीजिए कि जहां इतने बड़े बड़े खाप पंचायत और ये सारी चीजों ने सारी चीज दी, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने वही किया जिस बात का डर रेसलरों को था, और वही रिपोर्ट उन्होंने उठाकर चार्जशीट में पेश कर दिया। पास्को वाली बात आप कह रहे हैं, तो उस जिस महिला ने रिपोर्ट डाला था वही बच्ची ने अपने बयान को भी बदल दिया, तो इसमें तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता। बयान बदला तो क्यों बदला, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन जांच हुई कि नहीं हुई, क्योंकि जब जान पर आता है तो बयान नहीं, आदमी का ईमान बदल जाता है। ये तो जान पर अगर बात आ जाती है या और बात आती है तो आदमी का न सम्मान रह जाता है, न ईमान रह जाता है, न बयान रह जाता है। ये सारी की सारी बातें बदल जाती है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि बयान अगर दिया तो कैसे दिया, और बयान अगर बदला तो क्यों बदला। अब ये तो पुलिस जाने और वो कानूनी रास्ते जाने। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज की व्यवस्था ने ये साबित कर दिया कि अगर हमारे रसूखात अच्छे हैं, बड़े हैं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, पीएम और गृह मंत्री से अगर हमारे रिलेशन है, तो हम कुछ भी करें हम बच जाएंगे। चाहे विदेश की रिपोर्ट आ जाए कि इतना घोटाला हुआ, गड़बड़ झाला हुआ, फिर भी हम अदानी बन करके अपने आप को बचा ले जाएंगे और फिर से हम देश के दुनिया के दूसरे नंबर के अमीर बन जाएंगे। तो ये तो चलता रहता है और ये बात उसी चरितार्थ अच्छा मैं शबीर साहब, मैं ये जब आप ये बता रहे थे, जब मैं सुन रहा था तो उसमें मुझे ये ख्याल आ रहा था कि एक तो ये कि डर खौफ इस हद तक बढ़ाना कि बहुत से लोग अब बोलने से बचने लगे। और जाहिर है डर एक इंसान की फितरत का हिस्सा होता है और उसको सरकारें डरा करके ही लोगों को खामोश भी करती हैं। जो लोग हिम्मत करते हैं वो हो सकता है वक्ती तौर पर परेशानी उठाएं, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं कानून से उन्हें मदद मिल जाती है। अभी जो सूरत हाल है
मैं चूंकि पत्रकार हूं, बहुत से पत्रकारों में भी बहुत सी जगहों पर वो लोग ये कहते हैं कि मुझे इस टॉपिक पर नहीं बोलना है, भाई मुझे क्या जरूरत है बोलने की, और बहुत लोग हैं बोलने वाले। तो ऐसी हालत में, खौफ की इस हालत में, अब कुछ और ताजा खबरें आ रही हैं खौफ बढ़ाने के लिए। उत्तराखंड में परोला एक जगह है, वहां से मुसलमानों के मकानों पर निशान, दुकानों पर निशान लगा करके, और उन पे बाकायदा नोटिस किस्म का एक धमकी भरा नोटिस लगा करके जो हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जाती हैं, और हत्या के जो बीजेपी के लीडर हैं मुसलमान वहां पर, उनको भी अपना घर और दुकान छोड़ करके जाना पड़ रहा है। और वो जाहिर है खौफ की वजह से ही जा रहे हैं, उन्हें डर है कि उनके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। तो ऐसी हालत में किस तरह से देश आगे चल सकता है? मणिपुर में हम देख रहे हैं क्रिश्चियंस के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। इधर उत्तराखंड में और हिमाचल से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बाकायदा खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। इस खौफ के माहौल से कैसे बच के निकला जाए? क्या कुछ हो? देखिए, इस खौफ से कैसे बचा जा सकता है? कैसे कैसे अपना संवैधानिक जो अधिकार है उसको हासिल करने की कोशिश की जा सकती है इन हालात में? देखिए, डर डर जो है जान का सबसे ज्यादा होता है, और कभी कभी जान जो है सामान के लिए, सम्मान के लिए चली भी जाती है। तो आज जो डर जो पैदा है वो कई तरह का पैदा है। जान तो जाने वाली चीज है, आज मरे या कल मरे। हम लोग बैठे हैं, अभी भूकंप आ जाएगा, घर गिरेगा, दब के मर जाएंगे। लेकिन आप बताइए, हमारे देश का संविधान मरेगा कि बचेगा, इस पर विचार कीजिए। जिस देश की सरकारें देश के संविधान का सम्मान नहीं कर पाती हैं, देश के संविधान के अनुकूल अपने शासन को चला नहीं पा रही हैं, जो देश के संविधान के दिए हुए अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही हैं, तो ये बता दीजिए कि उन सरकार जो है मुसलमान की क्या हिफाजत करेंगी, जो संविधान की हिफाजत नहीं कर सकती। जिसका की शपथ लेती है सरकारें, संविधान के शपथ के बगैर कोई सरकार नहीं बनती है। तो आज हमारे यहाँ तो संविधान जैसी चीज खतरे में है। इंसान का खतरा तो छोड़ दीजिए, इंसान को तो हर तरह के खतरे हैं। कहीं सरकार से डर है, कहीं अत्याचार से डर है, कहीं दुर्व्यवहार से डर है, कहीं बीमारी का डर है, कहीं महंगाई, उत्पीड़न, अराजकता है। ये तो इंसान को सताने के लिए है ही है, मगर संविधान को जो सताने का काम चल रहा है, इस पर विचार करना पड़ेगा। और आप कह रहे हैं कि हम कैसे इससे बचेंगे? हम इससे बचेंगे केवल एक ही रास्ते से। पहला रास्ता है कि हम अगर संविधान बचा लेंगे तो हम अपने आप को बचा लेंगे। दूसरा यह है कि हम अपना ईमान बचा करके, जिसको हम सब कुछ मानते हैं, उसके बन जाएंगे तो भी अपने आप को बचा लेंगे। क्योंकि किसी ने कहा है कि गिड़गिड़ाओ, खटखटाओ, दरवाजा खोल देगा, गिड़गिड़ाओ, वो तुझे संभाल लेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? और तुम सर झुकाओ उसके सामने तो तुम्हारे सर को बुलंद कर देगा, दामन फैलाओ तो तुम्हारे चीजों को भर देगा। कुछ मत करो, तुम उसके हो जाओगे तो जमाना वो तुम्हारे कदमों में कर देगा। तो हमारे पास दो ही रास्ता है, या तो हम अल्लाह के बताए रास्ते पे चलते हुए, मौत से न डरते हुए, मौत को अपनी अमानत समझें, जिंदगी को मौत की अमानत समझें, ये सोचते हुए आगे बढ़ें और संघर्ष करते हुए, न्यायिक व्यवस्था के अनुकूल संघर्ष करते हुए, संवैधानिक अधिकारों के अनुकूल संघर्ष करते हुए अपने अधिकारों की करें। अगर हम देखिए, होता क्या है काजमी साहब कि तीन चीजें होती हैं। एक रमनी होता है, यानी आदमी उसमें रम जाता है। दूसरा जो होता है पलायन होता है, आदमी देख दाख के अपने आप को बचने के लिए भाग जाता है। और तीसरा जो होता है संघर्ष होता है, आदमी संघर्ष करता है और अपने हर्ष को लेता है। आज क्या है, जिनके पास बहुत धन हो गया है वो रमनी हो गए हैं, वो उसी में रम रहे हैं। कुछ लोगों के पास अगर देख रहे हैं कि व्यवस्था नहीं है तो वो छोड़ छाड़ करके चले जा रहे हैं, चलो यार यहाँ नहीं वहां जिएंगे, वो पलायनवादी हो गए हैं। संघर्षवादियों की कमी रह गई है। जिस दिन हम संघर्षवादी बनेंगे, और संघर्ष भी हमारा अपने
नबी और अल्लाह के बताए रास्ते का हो और देश में संवैधानिक रास्ते से हो जो हमारे मौलिक अधिकारों में है, तभी हम अपने आप को बचाकर लेकर चलेंगे। मणिपुर हो या कहीं हो, वहां इंसान की जान जा रही है, ये तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन संविधान भी कुचला जा रहा है, इस पर भी विचार होना चाहिए। जी जी, संविधान कुचला जा रहा है, ये बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि उसी से बच सकते हैं अगर संविधान देश का बाकी हो। अच्छा, एक ताजा खबर आ रही है बिल्कुल अभी, वो ये कि नई दिल्ली में नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम और लाइब्रेरी कर दिया है। आखिर वो नेहरू की जिंदगी से मुताल्लिक उसमें बहुत सी चीजें हैं नेहरू जी की, और उसके बाद अब ये शायद प्रधानमंत्री करके जो प्रधानमंत्री होंगे उनका सबका ये लाने की कोशिश करेंगे। खैरियत ये हो गई कि मोदी म्यूजियम अभी नाम नहीं रखा गया, क्योंकि मोदी स्टेडियम तो रखा जा चुका अहमदाबाद में। तो ये दूसरों के नाम मिटा करके अपना नाम ऊंचा करने की ये कोशिश जो है, ये इंसान के कौन सी नफ्सियाती हालत होती है जब वो ये समझने लगता है कि दूसरों का नाम सब खत्म करो, सिर्फ मैं बाकी रहूं। ये इसका नतीजा क्या होता है? देखिए, जो कुछ नहीं करता है वो नाम मिटाता है, जो काम नहीं करता वो नाम मिटाता है, और नाम मिटा करके अपना काम बताता है कि हमने ये काम किया। अभी आपको मालूम है कि नया एक उत्तर प्रदेश में नारा चलने लगा है कि बसपा सपा और कांग्रेसों ने तो राम लला को तंबू में रखा, अब ये मंदिर में ला रहे हैं। देखिए, यानी ये कहने का कि ये वहां रखा। अरे भाई सुनो, तुलसीदास ने भी कभी मंदिर में रखने की बात नहीं कहा था। तुलसीदास ने क्या कहा था मालूम है कि अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में विहरे। वो मन के मंदिर में विहार करने की बात कहे थे। ईंट मिट्टी गिट्टी के सीमेंट के मंदिरों में किसी भगवान के रखने की बात नहीं कही थी। उन्होंने बात कही थी कि मन के मंदिर में विहार करें, समझ लीजिएगा। लेकिन ये बातें चल रही हैं, इनके पास कोई काम नहीं है नाम बदलने के सिवाय। और अब तक नाम बदलने के अलावा इन्होंने कौन सा काम किया है? कोई काम हो तो बता दीजिए। लेकिन एक गिनती में आना चाहिए, हमने ये बदला, हमने वो बदला, हमने नाम बदला, हमने अरमान बदला, हमने काम बदला। धीरे धीरे हम वो कहेंगे कि हमने भारत को बदल के हिंदुस्तान बना दिया, और उसी के तरफ चल रहे हैं। क्योंकि संविधान ने कहीं हिंदुस्तान नहीं लिखा, संविधान ने लिख दिया इंडिया और भारत, दोनों दो ही नाम दिया। तो अब इनको संविधान में भी एक परिवर्तन करके ये बताएंगे कि इंडिया और भारत को हमने हिंदुस्तान बना दिया। ये नाम न बदले तो क्या करेंगे? दूसरी बात, जवाहरलाल के नाम को या कांग्रेसियों के नाम को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम को, जिन्होंने भारत को आजादी दिला करके भारत को आजाद किया, उनके नाम को ये मिटा रहे हैं। वो मिटा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की, अंग्रेजों की चाटुकारिता की, अंग्रेजों के तलवे चाटे, अंग्रेजों के तरफ जाकर के बात किए। जो लोग आजादी के विरोधी थे, वो सत्ता में आने के बाद आजाद स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम को मिटा रहे हैं। तो ये तो मिटाएंगे, क्योंकि इनका तो काम है अपना नाम लाने के लिए कुछ करेंगे। और तो ये बहुत अजीब सूरत-ए-हाल लगती है कि ये आखिर किस सोच से, और क्या ये पूरे देश की तारीख हिस्ट्री बदल देंगे? अभी इसीलिए अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत पहले कहा था, किसी कौम को नहीं कहा था, हिंदुस्तान वालों से कहा था। क्या कहा था मालूम है आपको? 2 लाइन तो हर लोग भाषण में कह देते हैं। उन्होंने क्या कहा था मालूम है? वतन की फिक्र करना था, कयामत आने वाली है। वतन की फिक्र करना था, कयामत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक होगी नहीं दास्तानों में। काजी साहब, एक चीज आप नोट कर लीजिए, और ये नोट कर लीजिए, माली अगर कली को नोचता है तो चमन का नुकसान होता है। जहरीली फेजा हो तो हर एक जन का नुकसान होता है। नालायक औलाद हो जाए तो घर के धन का नुकसान होता है। निकम्मी सरकार अगर आ जाए तो वतन का नुकसान होता है। और ये निकम्मी सरकार आई हुई है जो पूरे वतन का नुकसान कर रही है।
और इस वतन के नुकसान को बचाने के लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम संविधान को बचाने की लड़ाई को तेज करें और बढ़ाने का काम करें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने अल्लामा इकबाल का जिक्र किया। मुझे याद आया कि अभी पिछले दिनों हमारे दिल्ली मतलब भारत सरकार ने किताबों से अल्लामा इकबाल का नाम भी हटाने का फैसला कर लिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कोर्स है हिस्ट्री का, उससे ग्रेजुएशन वाले कोर्स से हटाया गया है। तो ये बहरहाल ये सरकार है जो सिर्फ वो दिखाना चाहती है जो वो उन्हें पसंद है, और वो नहीं दिखाना चाहती जो उन्हें लगता है कि उनकी उसमें बेइज्जती होती है। जब सावरकर का जिक्र आए और माफी का जिक्र ना आए तो बात पूरी नहीं होती। अब वो किस तरह से अपने उन लोगों को जो अंग्रेजों की गुलामी करते हुए, उनसे पेंशन लेते हुए चले गए यहाँ से, इस दुनिया से, उनको स्वतंत्रता संग्रामी बना करके पेश करना है। सारे कलंक धोने हैं, चूंकि अब सरकार उनके हाथ में है। लेकिन सरकारें हमेशा एक हाथ में नहीं रहती, ये समझने की जरूरत है। कोई भी हुकूमत में हो वो हमेशा नहीं रहता, और डेमोक्रेसी में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हत्ता के तानाशाही में भी ऐसा नहीं होता। काजमी साहब, एक बात आ गई, ये नाम बदलना, ये बदलना, वो बदलना सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आने वाली सरकार इन्हीं कामों में उलझी रहे, फिर वो भी नाम बदलने के कामों में उलझी रहे, विकास का काम न हो सके। सवाल ये है कि विकास का कोई भी काम करके आदमी जाए तो अच्छा रहता है। विकास का काम अगर छूट भी जाता है तो दूसरी सरकार उसको बढ़ाने का काम करती है। ये अपने कर नहीं रहे हैं, दूसरे आए तो उनको भी 2, 4, 5 साल इन्हीं को सुलझाने में, उलझाए हुए चीजों को सुलझाने में परेशान रहे, कोई काम न कर सके। ये केवल अपना नुकसान नहीं कर रहे हैं, आने वाली सरकार को भी उलझा कर रखने का नाटक कर रहे हैं और रास्ता बना रहे हैं। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बहुत ही अहम बात कही कि आने वाली सरकार को भी इन्हीं इश्यूज में उलझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर जब कभी अपोजिशन में होंगे और ये आने वाली कोई भी सरकार उन फैसलों को बदलेगी, फिर इनको हंगामा करने की और वोट करने की गुंजाइश बनेगी, और यही खेल चलता रहे, देश की तरक्की ना हो, सिर्फ ये सरकार में बने रहें, यही कोशिश रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। आपकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरह से कहा कि देखिए, मैं भी बहुत ही कभी कभी जाती कामों में, दूसरी चीज़ों में मसरूफियत होती है, हर इंसान की होती है। उसके बावजूद भी मैं इस चैनल को मुसलसल चलाते रहने की कोशिश करता हूँ। कोशिश ये रहती है कि लोगों तक कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें, देश के लिए अच्छा सोचने की गुंजाइश लोगों के जहनों में बनती रहे, सोचते रहें, गौर करते रहें, ताकि अगर सोचने समझने की सलाहियत लोगों की खत्म हो जाएगी तो देश का खात्मा हर तरह से, कमजोरी, वो जिस तरह से ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसका नाम दिया गया है, उसके जरिए इसी तरह से किया जा रहा है, लेकिन उससे हट करके भी कुछ चीजें लोगों तक पहुंचे, ये हमारी कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।